सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस मंच पर आप सबको यहाँ बुलाया गया है। बहुत बड़ा अपडेट है आप सबके लिए। और चूंकि पहले हमारा जो उद्देश्य था इस मैसेज को देने का, आप लोगों के समय को देखते हुए ही यहाँ यूनियन रूम में ये मैसेज जो है ये मीटिंग आयोजित की गई है, ताकि जो एनईसी की तरफ से एक बड़ा अपडेट है वो आप सब तक पहुंचे और आप सब अपने जानने वाले कर्मचारियों के बीच में और जहां जहां पे भी आप सबकी बातचीत होती है उन तक वो मैसेज को पहुंचाएं। क्योंकि जो इस दौरान आप सब देख रहे हैं कि एफसीआई के अंदर पिछले कुछ समय से बहुत खराब स्थिति पैदा हुई थी। बहुत सारी चीजें हैं जो बीच में होती रही हैं। अगर जनवरी से हम जो है देखना शुरू करें तो सबसे पहले मैनेजर्स को डिसोसिएट करने का मैटर आया। उसके बाद कुछ दिन के बाद आप लोगों के सामने एक मैटर आया ये रेगुलेशन 22 का, जिसमें बड़ी संख्या में आपके जो है कैटेगरी 2 के लोग बाहर हुए। कुछ कैटेगरी 3 भी दूसरे जोन से दूसरे रीजन से बाहर हुए। उसके बाद कुछ समय बाद एक नया जो है एक दिक्कत जो पैदा की गई थी मैनेजमेंट के साइड से, वो ये थी कि एजी1 को वर्कमैन की कैटेगरी से बाहर करने का भी मैटर हुआ। वो भी लगभग फाइनल स्टेज में था, वो भी होने ही वाला था। और ये एक समय है जिसमें कर्मचारी का अपना भी मूलभूत कुछ उनकी जो है जरूरतें हैं, जैसे कि होटल की फैसिलिटी है, जैसे लीज की फैसिलिटी है, इसमें भी डिले किया गया मैनेजमेंट के साइड से। कैटेगरी 4 का एबॉलिशमेंट का एक मैटर था जो मैनेजमेंट के साइड से जो है शुरुआत की गई। जो आपका सीजीजी की एक रिपोर्ट थी, आप सबने देखा उस रिपोर्ट को। एक सीजीजी एक आई थी, ऑडिट कंपनी आई थी, जिसने यहाँ पर अपना एक ऑडिट करके और एक अपनी जो रिपोर्ट सबमिट की है, वो रिपोर्ट सबमिशन के साथ उन्होंने ये बात कही थी कि एफसीआई में स्टाफ की जरूरत इतनी नहीं है जितनी कि आज के टाइम पर है स्टाफ। उनकी तरफ से जो प्रपोजल है वो है 12,000 एम्प्लॉय, मतलब जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसको कम करने का कैटेगरी वाइज। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने ये बात कही थी कि कैटेगरी 4 का एबॉलिशमेंट पूरी तरह से कर दिया जाए, यहाँ पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से कैटेगरी 4 का काम लिया जाए। और फिर उसके जो है रिस्पेक्टिव जितने भी आपके कैटेगरीज हैं, जो है आपका कैटेगरी 1 है, 2 है और 3 है, इनमें भी बदलाव होगा। जब कैटेगरी 4 का कम होगा, 7,000 के करीब वैकेंसी उनकी कम होगी और उसके बाद लगभग 5,000 की वैकेंसी इन 3 कैटेगरीज में भी कम होनी है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो एक साथ एफसीआई के अंदर चल रही हैं, और ये हम जब यहाँ पर एज ए एम्प्लॉय काम करते हैं तो ये सारी चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो भी काम कर रहा है, कोई इतना, अगर कोई बहुत बड़े घर से होता, कोई बिजनेस जो है परिवार से होता, तो यहाँ नौकरी क्यों कर रहा होता। अगर हमारे पास अगर रोजी के अपने पास साधन होते, हम यहाँ पर हैं, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं और हमारी सारी जरूरतें इसी डिपार्टमेंट से पूरी होती हैं, हमारे परिवार की भी, हमारी खुद की भी। तो ऐसे में जो ये हमारी रोजी जिससे जुड़ी हुई है, उस चीज का एक सुरक्षित होना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक, समझ लीजिए, एक चैलेंज है हमारे लिए। जो समय चल रहा है उसमें आप सबने देखा है, आप कई लोग ऐसे हैं हमारे बीच के कर्मचारियों में, जैसे कैटेगरी 3 जैसे यहाँ बैठे हुए हैं, कैटेगरी 2 भी जो है हमारे बीच में जो हैं। ये क्या रहा है कि जब बीच में रेगुलेशन 22 के जब ऑर्डर्स आ रहे थे, तो कैटेगरी 3 को ये था कि अभी हमारी तो सर्विस 50 साल, हम 50 साल के नहीं हुए हैं, या हमारी सर्विसेज जो है वो 30 साल की नहीं हुई हैं, तो हमारे ऊपर ये रेगुलेशन लागू नहीं होता है। आप सोचिए कि ये चल क्या रहा है इस टाइम पे डिपार्टमेंट में। ये सारी चीजें जो भी चल रही हैं वो आपको कमजोर करने के लिए चल रही हैं। मैं इसलिए आपसे ये बात कह रहा हूं क्योंकि ये जो जनवरी से जो एपिसोड स्टार्ट हुआ है, ये इसकी पूरी जो बेस था वो 2021 और 2020 में ही बना दिया गया था, और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आपके जनवरी से स्टार्ट कर दिया गया। सबसे पहले आप ये देखिए कि जब भी ये डिपार्टमेंट को आप जब देखते हैं, और जब आप पीछे 10-10 साल के जो आपके इतिहास हैं, आप एफसीआई का इतिहास उठाकर देखेंगे। अभी आप मुझे लगता है यहाँ जितने भी लोग हैं सबने शांता कुमार कमेटी के बारे में सुन रखा है। शांता कुमार कमेटी कब आई थी? 2014 में आई थी, ठीक है। 2014 से 10 साल पहले मैकेंजी आई थी, ठीक है। ये हर 10 साल पर एक ऐसी जो है स्टेज यहां पर आई है। शांता कुमार कमेटी जब आई थी तब भी आप सब कुछ, आपको ध्यान होगा कि सरकार का एक जो है उद्देश्य था कि इस डिपार्टमेंट को डिसमेंटल करने का। कमेटी का अपना उद्देश्य यही था कि एफसीआई के को डिसमेंटल करना है। लेकिन जब यहां पर वो आकर के अपना जो रिपोर्ट उसको सबमिट करनी थी, तो उसके सामने सबसे बड़ी जो चुनौती जो सामने रखी गई, वो यूनियन के साइड से रखी गई। आप रिपोर्ट उठा करके देखिए, उस रिपोर्ट में यूनियन का जो रिप्रेजेंटेशन था उस वक्त पर माननीय जो है हमारे एमसी त्यागी जी, उन्होंने अपने इस मैटर को जो है हमारे उस कमेटी के सामने रखा था। और हमारी तरफ से जो प्रपोजल था उस टाइम पर यूनियन ने इतने अच्छे तरीके से उस चीज को रखा कि उसके बाद आपके सामने दाल की खरीद भी शुरू हुई इस डिपार्टमेंट के अंदर।
फिर 10 साल के बाद जब हम 2024 में अब प्रवेश कर रहे हैं, उससे पहले जो पृष्ठभूमि तैयार की गई, आपकी ये सीजीजी रिपोर्ट जो बन के आई है सामने, उसके साथ बहुत सारी चीजें और भी की गई। अब आप ये समझ रहे हो कि हम इस डिपार्टमेंट में मजबूत हैं क्योंकि हम यूनियनाइज्ड हैं, हमारे पास यूनियन है, हर बार जब समस्या आएगी तो हम उसके लिए लड़ जाएंगे। यही आप हमारे दिमाग में रखा हुआ है। जो इसमें विघटन करना चाहता है, चाहे वो सरकारें हों, चाहे वो कोई दूसरा व्यक्ति हो बाहर का, वो भी तो यही सोच रहा है ना कि जब इस डिपार्टमेंट के ऊपर हम कुछ करने जाते हैं तो सबसे पहले कौन खड़ा हो रहा है? वहां पर यूनियंस खड़ी हो रही है, वहां यूनियन खड़ी हो रही है। तो इसलिए इसको क्या करते हैं, वो उन्होंने भी एक स्टडी किया है। जो मेरा अपना मानना है कि जो एक एपिसोड ये चला है पिछले कुछ महीनों से, एक साल लगभग पूरा हो चुका है, अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले यूनियन की जो शक्ति है वो कहां पर है? यूनियन की शक्ति किसी एक व्यक्ति में नहीं है ना। अगर हम देखें, अगर हम बीकेएन के संघ की बात करते हैं, हमारे पास लीडरशिप के तौर पर एमसी त्यागी जी भी रहे हैं, हमारे पास लीडरशिप के तौर पर दुग्गल साहब भी रहे हैं। आप लोगों ने वेज विजन देखा है, एक ऐतिहासिक वेज विजन देखा है इन लोगों के माध्यम से। अब ये व्यक्ति थे, लेकिन संस्था वही है। आज भी बीकेएन के संघ है, लीडर्स अपने एज के साथ वो चले गए। अब आपके सामने चुनौतियां आपके सामने हैं। तो अब आप देखेंगे यूनियन की शक्ति कहां पर है? व्यक्ति में नहीं है, यूनियन की शक्ति आप में है, जो यहां पर काम कर रहा है, एम्प्लॉय। तो सबसे बड़ी जो चुनौती सामने की तरफ से आती है वो ये है कि यूनियन को कैसे कमजोर किया जाए। तो उन्होंने सबसे पहला जो स्टेप उठाया था वो आपका उठाया कि इस यूनियन से कैटेगरी 2 को सबसे पहले डिसोसिएट करते हैं। आप लोगों ने देखा कि जनवरी में, तो 16 जनवरी 2023 को एक ऑर्डर आता है, एक सर्कुलर आता है, उसमें लिखा जाता है कि 15 दिन का टाइम दिया जा रहा है और सारे के सारे मैनेजर्स अपने आप को डिसोसिएट कर दें। तो वो सबसे पहला, आप समझिए, यूनियन जब 3 कैटेगरी से मिलकर बनी थी हमारी ये ट्रेड यूनियन, जिसमें कैटेगरी 2 भी था, 3 भी था और 4 भी था। 2 को इन्होंने डिसोसिएट करने का सर्कुलर निकाला, 4 को इन्होंने ऑलरेडी जो है इसमें यहां से खत्म, एबॉलिशमेंट का मैटर उठा दिया कि खत्म कर देंगे सारा का सारा, कैटेगरी 4 भी खत्म, 2 भी आपका एक तरह से निकाल दिया, बचा कैटेगरी 3। उस कैटेगरी 3 में भी AG1 को भी वर्कमैन से बाहर करने का जो प्रपोजल था वो भी फाइनल स्टेज में था। यानी अगर आप इनकी अगर जो दिमाग में जो चल रहा था मैनेजमेंट के, अगर उसको देखा जाए तो सिर्फ AG3 और AG2 ही यूनियनाइज जो है वर्कमैन के तौर पर यहां काम करने वाला था भविष्य में। और आप ऐसी जो आगे आने वाला जो हमारा समय है, उस समय में जब हम देखते हैं कि अगर सिर्फ इन 2 ग्रेड्स को छोड़ दिया जाए यूनियन में, तो आपको लगता है कि किसी भी चुनौती को ये सामना कर पाएंगे? जब आपके पास संख्या कम होगी, जब आपके पास लीडरशिप नहीं होगी, तो आप कैसे समस्या का सामना करोगे? फिर कल को कुछ भी होगा इस डिपार्टमेंट के अंदर और कल को कोई बोलने वाला नहीं रह जाएगा। इसलिए हमारे सामने एक एज ए यूनियन लीडर, हम लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हम सबसे पहले तो अपने कर्मचारियों का जिस माध्यम से हमें आगे जाना है सुरक्षित, इस डिपार्टमेंट को भी बचा के चलना है, क्योंकि ये बहुत बहुत समझ लीजिए संवेदनशील डिपार्टमेंट है। बहुत जो है गौरवशाली है हम लोग जो इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं कि यहां से जो काम हम करते हैं, ये बहुत कम ऐसे डिपार्टमेंट जिनको ऐसा काम मिलता है करने को। हम डिफेंस से अपने आप को जो है कंपेयर कराते हैं, जो काम डिफेंस हमारी जो है सिक्योरिटी फोर्स कर रही है बॉर्डर्स पे, वही काम हम यहां कर रहे हैं लोगों की जरूरतों को पूरा करने का। और उस कंडीशन में हमें दोनों चीजों को देखना है, हमें अपनी रोजी को भी बचा के रखना है, इस डिपार्टमेंट को भी बचा के रखना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें अपने आप को बचाना होगा, जो हमारा अस्तित्व है। तो जो ये लड़ाई थी, इस लड़ाई को जो हमने शुरू किया है 23 जनवरी के बाद से, जो ये टीम शुरू किया है NISI ने, सबसे पहले हमारे सामने जो चैलेंज था, मैनेजर्स को वापस ट्रेड यूनियन में लाना। जो मैनेजर्स को डिसोसिएट करने का एक बना दिया, प्रैक्टिस भी कर दी कि जो है अब कोई भी मैनेजर जो है वो यूनियन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। हम लोगों ने इस जगह पर, आप लोगों में मुझे लगता है सबको पता होगा कि यहां से रीजनल कमेटी ने जो है नेशनल कमेटी के जो है सहयोग के साथ लखनऊ हाई कोर्ट में डिविजनल बेंच में एक केस लगाया उस सर्कुलर के अगेंस्ट में, उसके पैरा 3 के अगेंस्ट में। और हमें 8 मई 2023 को उस पर एक इंटरिम रिलीफ मिला कि किसी भी मैनेजर के अगेंस्ट में कोर्सिव एक्शन नहीं लेगी मैनेजमेंट, जो भी इस यूनियन का मेंबर बनना चाहता है या मेंबर है, दोनों के ही। यानी कि 8 मई को यह निर्धारित कर दिया गया कि जो भी इसका मेंबर है या जो भी बनना भी चाहता है, अगर कोई मेंबरशिप नहीं भी लिया था और वो मेंबरशिप लेना चाहता हो, तो उसके ऊपर मैनेजमेंट कोई भी एक्शन नहीं लेगी। लेकिन पिछले जो ये हाईकोर्ट के जजमेंट होने के बावजूद भी मैनेजमेंट ने क्या किया कि इस ऑर्डर को छुपा के रखा, बाहर नहीं ला रही थी वो। हम बार बार कोशिश कर रहे थे कि इस चीज को लोगों के सामने, जो नीचे के फंक्शनरीज हैं उनके सामने ये चीज आए।
और उसमें हम सफल हुए। जब हम पीछे 20 नवंबर की मीटिंग हमने की, ईडीपी जो हमारे विजय कुमार सिंह जी थे उनके साथ जब मीटिंग की, और दुर्भाग्य रहा कि उन्होंने अपने जाने से पहले मीटिंग के मिनट्स फाइनल नहीं किया और उन्होंने 30 नवंबर को वहां से रिलीव हो गए। कुछ बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे उस मीटिंग में जो कि रिव्यू करना उसके लिए जरूरी पड़ गया। जो हमारी जो इस वक्त के ईडीपी मैडम हैं, श्रीमती वनिता मैडम, उन्होंने दोबारा 20-27 दिसंबर को हम लोगों को बुलाया, वहां मीटिंग हुई, और यह हमारे लिए समझ लीजिए कि ये पूरे कर्मचारी के लिए न्यू ईयर गिफ्ट था कि वो आज की डेट में 3 जनवरी को वो मिनट्स जारी कर दिए गए, जो कि मिनट्स के लिए, और वो मिनट्स इतने महत्वपूर्ण हैं जो मैंने बताया कि मैनेजर्स का मामला, उस पॉइंट को हमने वहां उठाया हुआ था, और अब मैनेजमेंट इस बात पर तैयार हो गई है कि वो अब उस इंस्ट्रक्शन को, जो कोड का इंस्ट्रक्शन है, उसको सारे फंक्शनरीज को वो रिट्रेट करेगी, वो उसको इंस्ट्रक्शन को जारी करेगी कि किसी भी मैनेजर के अगेंस्ट में एक्शन ना लिया जाए अगर वो मेंबर बनना चाहता है, वो ट्रेड यूनियन का मेंबर है। सबसे पहली जीत हमारी ये हुई इस चीज के ऊपर, और ये हमारे लिए समझ लीजिए बहुत बड़ी चुनौती थी इस चीज को कर पाना। दूसरा, हमारे पास कैटेगरी 4 का जो मैंने आपको बताया कि एबॉलिशमेंट का, वो स्टार्टिंग से ही बीकेएन के संघ उसके विरोध में है। 6 जनवरी 2023 को दुग्गल साहब जब महासचिव थे, उन्होंने भी इसको उसके अगेंस्ट में वहां पर मैनेजमेंट को अपना स्टैंड दे दिया कि हमें एबॉलिशमेंट के साथ हम नहीं हैं, हम आपके इस प्रपोजल के खिलाफ हैं। मैनेजमेंट ने जो बोर्ड के सामने ये प्रपोजल को रखा है, आप सबको बता दूं मैनेजमेंट की सोच कितनी गंदी है कि उन्होंने अपना जब पक्ष था कि क्यों जो है ये कैटेगरी 4 नहीं होना चाहिए, क्यों आउटसोर्सिंग होनी चाहिए, उन्होंने जब अपना पक्ष रखा तो उसमें बाकायदा पूरा एलोबरेट किया उस मैटर को, कैसे किया, और जब जहां पर उसे फिर स्टेक होल्डर के तौर पर यूनियन भी होती है बोर्ड के सामने, जब जो है एजेंडा जाता है तो उसमें सारे स्टेक होल्डर का जो है पक्ष रखा जाता है। तो जब यूनियन का पक्ष रखने की बात आई तो वहां सिंगल एक लाइन में लिख दिया कि बस इन्होंने जो है विरोध दर्ज कराया है। हमारा जो मेन उद्देश्य था एबॉलिशमेंट के अगेंस्ट में, वो नहीं बताया गया बोर्ड को, और उसी चीज के ऊपर हम लगातार लड़ रहे हैं कि आपने जब बोर्ड को ये नहीं बताया कि हम क्यों विरोध कर रहे हैं इस चीज का, हम क्यों कैटेगरी 4 के एबॉलिशमेंट का विरोध कर रहे हैं, तो कैसे बोर्ड को पता चलेगा कि हमने किस चीज पर विरोध किया है। बोर्ड को तो यह लगेगा कि यूनियन का तो काम ही है विरोध करना, तो उसी उसके साथ वो आगे बढ़ गई और उसके बाद उन्होंने मिनिस्ट्री को भेज दिया। इस पर सबसे पहले हमने आईडी केस शुरू किया, और लगातार हम इस पर जो है पीछे जब मीटिंग हुई, मीटिंग में भी अभी जब मीटिंग पीछे हम लोग करके आए हैं 27 तारीख को रिव्यू मीटिंग मैडम के साथ, वहां हमने उनसे ये बात, जो हमारा एक पहला जो पर्पस था इसके अगेंस्ट में जाने का, कि कैटेगरी 4 का अभी कितना ऐसा कंपैशनेट जो अपॉइंटमेंट की जो एप्लीकेशंस है वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं हजारों की संख्या में। वेस्ट बंगाल में आप देखिए, ईस्ट जोन में तो सैकड़ों हजारों की संख्या में है कि जिनको 15-15 साल हो गए हैं, उनको नौकरी जारी नहीं की एफसीआई मैनेजमेंट ने। सीबीए कहता रहा कि वैकेंसी जैसे ही रिक्रूटमेंट आएगा हम आपको नौकरी जो है देंगे, और इस बीच में रिक्रूटमेंट किया नहीं और उनको नौकरी जारी नहीं हुई। अब एबॉलिशमेंट करने जा रहे हैं, एबॉलिशमेंट के साथ उनके साथ क्या करोगे आप, इसके ऊपर मैनेजमेंट ने सोचा ही नहीं। तो जब हमने ये बात रखी तो उन्होंने हमसे ये कहा कि हमने कंपैशनेट ग्राउंड के जो है, ठीक है, हम एप्लीकेशंस को कंसीडर करेंगे, और उसके लिए उन्होंने सब बहुत बड़ी हमें उपलब्धि हासिल हुई कि अब मैनेजमेंट इस बात पर तैयार हो गई है कि वो सारे जोन को जो है इंस्ट्रक्शन देने जा रही है कि जो भी उनके यहां पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं उनको मौजूदा वैकेंसी के आधार पर जो है उनको नौकरी जारी की जाए। तो ये हमारे पास दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि हुई इस चीज में। तीसरा, रेगुलेशन 22, मैडम आप तो देख रहे हैं आपके सेक्शन से कितने लोगों के नाम गए, उनके नौकरी चली गई। अब आप समझिए जो हम लोग जिस कंडीशन में आज, हल्का सा भाई आप सोच के देखो कि आज जिस कंडीशन में हम लोग हैं, हम लोग तो इस उम्र में हैं कि हम दूसरी जगह जाके काम भी कर सकते हैं। अगर हम एक बार अपने आप को देखें कि आज ही की अगर उम्र में हम देखें इस बात के लिए कि हमें कोई अचानक से एफसीआई कहे कि 3 महीने की सैलरी पकड़ो अब नौकरी से जाओ, हम किस जगह जाके खड़े होंगे, हम अपने परिवार को कहां ले जाके खड़ा करेंगे, जब हमें इस बारे में मालूम ही नहीं है कि हमें इस पॉलिसी के बारे में किसी को पहले तो मालूम नहीं था। दूसरी चीज है एफसीआई की जो वर्किंग है, एफसीआई की वर्किंग में आप नहीं अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी की इफेक्टिवनेस को कैसे आप जांचोगे, आपके पास कोई मानक ही नहीं है। और हम लगातार इस बात के लिए लड़ाई करते रहे कि एफसीआई में अपने पैरामीटर्स होने चाहिए जिसके आधार पर यह तय किया जाए कि किसको नौकरी में आपको रखना है और किसको आपको नौकरी से निकालना है। यहां तो आपने किसी को टारगेट कर लिया कि मुझे पंजाब के एक एम्प्लॉय को बाहर निकालना है और उसके लिए आपके पास कोई आधार नहीं, आपने उसकी 10 चार्जशीट को आधार बनाया, उसको नौकरी से निकाल दिया।
उसी आधार पर आपने जो है यहाँ पर प्रयागराज में काम करने वाले भी आदमी को निकाल दिया जब उसकी 12 चार्जशीट थी, जबकि उसका एरिया मैनेजर उसको सेटिस्फैक्ट्री लिख के भेज रहा है। इसका मतलब ये था जो हमारी वर्किंग जो हम जहां कर रहे हैं, यहां पर काम करते हुए ऑपरेशनल ये जो काम हमारा है, इस काम को करते हुए हमारे चार्जशीट होना बहुत आम है, फील्ड में बहुत आम है। और अगर हम चार्जशीटों का आधार बनाकर नौकरी से निकालेंगे तो फील्ड में कर्मचारी काम करने से भागेगा, कोई कर्मचारी आज काम नहीं करने को तैयार होगा। तो जब मैनेजमेंट को हम लगातार इस पे कोशिश करते रहे और 20 नवंबर की मीटिंग में मेरे साथ जो है अनुपम पटेल उसमें मौजूद थे उस मीटिंग में, तो उस मीटिंग में ईडी के साथ हमारा झगड़ा भी हुआ इस मैटर के, सबसे पहला पॉइंट यही था। और झगड़ा इस तरह हुआ कि वो मीटिंग को ईडी को छोड़नी पड़ गई, वो मीटिंग ईडीपी छोड़ के चले गए विजय कुमार सिंह जी। और उसके बाद क्योंकि हम तो वहां मीटिंग करने गए थे, हमारा भी सीधा था कि हम यहां आपसे समाधान लेने आए हैं और हम इस कमरे में तब तक बैठे हैं जब तक आप हमें समाधान नहीं दोगे, वरना हमारा यहीं से एजिटेशन शुरू हो जाएगा। 15 मिनट के बाद उन्हें वापस आना पड़ा है हमारी शर्तों के साथ, हमारी शर्तों पे वो तैयार हुए थे। और फिर उसके बाद उन्होंने ये माना कि जो दूसरे हमारे पीएसयूज हैं, एनटीपीसी है, आपके सेल है, इनके यहां जिस तरह के पैरामीटर्स बनाए गए हैं वहां के वर्किंग एनवायरनमेंट को देखते हुए, वैसे ही एफसीआई में भी वर्किंग एनवायरनमेंट को देखते हुए पैरामीटर्स बनाए जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि मैं इसको मानता हूं, क्योंकि ये हर व्यक्ति से जुड़ी हुई समस्या है जो भी यहां काम कर रहा है, चाहे वो कैटेगरी 2 का हो, 3 का हो या 4 का हो। तो ये हम सब के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अगर मैनेजमेंट पैरामीटर के ऊपर जा रही है हमारी डिमांड के ऊपर, तो हम निकट भविष्य में एक ऐसी पॉलिसी के साथ एफसीआई में आएंगे जिसमें एक डर है, डर का माहौल जो है आज के टाइम पर लोगों का कि हम फील्ड में कैसे काम करें जब हमको रेगुलेशन 22 में कल को नौकरी से निकाला जा सकता है, वो डर किसी भी इंप्लॉय के अंदर नहीं आना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य है और ईश्वर ने चाहा तो हम इसको जो है इस पॉलिसी को जिस तरह से हमने सोचा है उस तरह से ही हम बनवा के लेकर के आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं जो इस बार की पीरियोडिकल मीटिंग के माध्यम से हम लोगों ने, जो बहुत आधार जिनको कहा जाए महत्वपूर्ण आधारभूत चीजें जो थी वो हम लोगों को प्राप्त हुई। इसके साथ बहुत सारे दूसरे इश्यूज हैं, जैसे कि हमारे होटल की रेट्स की बात है, मैनेजमेंट ने लिख करके दे दिया है कि वो हमें 10 से 15 दिन के अंदर वो रेट्स हमें फाइनल करके दे देंगे और वो मिनट्स में भी आ गई हैं चीजें, रेट्स हमारे सामने आ जाएंगे। उसके बाद हम उनसे एक बार नेगोशिएट करेंगे और आप ये बेहतर जानिए कि आपको आपकी जो अभी कंपोजिट डीए की जो आपकी सुविधा है उससे बेहतर सुविधा आपके लिए होटल फैसिलिटी में मिली। उसके अलावा लीज फैसिलिटी जो एक जो है ड्रीम है यहाँ के एम्प्लॉइज का, जो एक वक्त पे ये लगने लगा, अभी कुछ दिन पहले मैं बार बार ये कहता हूं कि भाई जब अच्छा काम कोई कर रहा हो तो बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। तो कुछ लोगों ने कोशिश की थी कि वो मैनेजमेंट का जैसा मैनेजमेंट चाह रही थी, बीच में एक बार कोशिश हुई और मैनेजमेंट ने उसको ट्रांसफर पॉलिसी से जोड़ने की कोशिश की। हमने शुरू में भी उसका विरोध किया था, बाद में भी उसका विरोध किया और 20 तारीख को भी खुलकर उसका विरोध किया कि आप ट्रांसफर पॉलिसी से इस चीज को कैसे जोड़ सकते हो जबकि ट्रांसफर से जुड़ी हुई चीज है ही नहीं। तो ये जब हमने उसके अपने सारे तथ्य उनके सामने रखे तो मैनेजमेंट इस बात पर तैयार हुआ है कि अब बिना किसी ऐसी शर्त के कि ट्रांसफर पॉलिसी के साथ इसको जोड़ा जाएगा, हमसे हमारे रेट्स मांगे गए हैं और हमसे फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस हैं उस मांगते हुए हमसे प्रपोजल मांगा गया है। तो हम 10 से 12 दिन के अंदर उनको जो है अपना प्रपोजल यूनियन के साइड से लीज के ऊपर कैटेगरी के लिए, अपने कैटेगरी 3 और 4 के लिए वो हम मैनेजमेंट को सबमिट कर देंगे। अब इसके अलावा जो हमारे यहाँ ये महिलाएं बैठी हैं यहाँ पर, इनसे बहुत एक जुड़ी हुई समस्या जो पीछे कई बार मैंने एक बार कोशिश की अपने ही लेवल पर यहाँ से एनईसी के माध्यम से कि इसमें जो वन टाइम कैडर चेंज का ऑप्शन आना चाहिए, जो टेक्निकल कैडर, क्योंकि नौकरी में आने से पहले इनको नहीं पता था कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, जॉब प्रोफाइल कैसी, इनको नहीं पता था। इन्होंने तो सिर्फ एक जो है एग्जाम के आधार पर इन्होंने जो है उसको पास किया। आज वो फील्ड में जाने में उनके लिए दिक्कतें हैं, वो फील्ड में नौकरी नहीं कर सकती। ऐसी ऐसी फील्ड में ऐसी ऐसी जगह हैं जहां पर मेल एम्प्लॉयज के लिए बड़ी दिक्कतें होती है, तो फीमेल कैसे जो है उसको जो है टैकल कर पाएगी। तो उस डिमांड को मैनेजमेंट ने डिनायल कर दिया था उसका पीछे करीब 4-5 महीने पहले, ये कह करके कि टेक्निकल कैडर में करीबन 30 से 35% महिलाएं इस वक्त हमारे यहाँ रिक्रूट हो चुकी हैं और वन टाइम अगर हम इसको करने जाएंगे तो हमारे लिए ये फिजिबल ही नहीं हम कर पाए, क्योंकि वन टाइम में लगभग सभी महिलाएं आ जाएंगी, 2-4% को छोड़ दें। और उस चीज को अगर हम देखें भी तो हम दूसरे एक प्रपोजल पे हम गए थे और इस मीटिंग में भी हमने उनके सामने बात रखी, मैडम के सामने भी, पीछे ईडीपी जो पीछे वाले थे तत्कालीन विजय कुमार सिंह जी, उनके सामने भी रखी थी
कि जो महिलाएं हैं, अगर आप ये कैडर चेंज का ऑप्शन पे नहीं जा रहे हैं, तो अब आप हमको कम से कम एक ऐसी जगह दीजिए, मैंने जो महिलाएं हैं फील्ड में काम करने वाली, जिनको बिना किसी भय के, बिना किसी दिक्कत के, सारी जो महिलाओं के लिए जो सुविधा देने के लिए मिनिस्ट्रीज कहती हैं, उन सारी सुविधाओं से लैस हमें डिपो दीजिए, जिसको पिंक डिपो का नाम दीजिए, और वो मेट्रो सिटीज में पहले शुरुआत कर दीजिए। फिर चूंकि जो है इस मीटिंग में भी जब डिस्कशन हुआ, तो इसके जो अच्छी चीजें तो हमने आपको बता दी कि इसमें महिलाएं जाकर के वहां काम करने लगेंगी। कुछ जो समस्याएं हैं इसमें सैंक्शन स्ट्रेंथ से रिलेटेड, वो सामने आई, और उसके बाद फाइनली इस बात पे हम लोग पहुंचे थे कि हमें एक प्रपोजल मैनेजमेंट को देना है कि हम इस सुविधा के साथ कैसे मैनेजमेंट के साथ जाएंगे। तो उन्होंने ये बात लिख के दी है और उन्होंने प्रपोजल हमसे मांगा है। तो आप लोग, चूंकि जो यहाँ महिलाएं हमारे बीच में बैठी हैं और जो इस कैडर से जो है संबंधित हैं, तो उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि वो इस प्रपोजल में हमारी मदद करें कि कैसे हम इस प्रपोजल के साथ आगे जाएं। इसमें मेल स्टाफ जो है वो भी अपनी अपनी जो है राय दे कि कैसे हमें जाना चाहिए, ताकि किसी भी दूसरे कर्मचारी के साथ समस्या भी ना आए, एफसीआई का जो काम है वो सुगमता के साथ आगे बढ़ता रहे, और जो है जो भविष्य है वो सारे एम्प्लॉयज का वो सुरक्षित भी रहे। तो इन पॉइंट्स के साथ हम लोगों ने जो है इस मीटिंग को, बहुत सारे पॉइंट्स थे, मुझे लगता है कि लगभग 50 के ऊपर पॉइंट्स हैं। और बंचिंग के लिए आप लोग को बता दूं, बंचिंग के लिए दोबारा से हमने उनको अपना जो हमारा स्टैंड था वो दोबारा से हमने दे दिया है। मैनेजमेंट ने उसमें मांगा था और हमने दोबारा से दिया। हमारी कोशिश ये है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, क्योंकि हमारा कोर्ट केस सीजीआईटी में चल ही रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो ये कोर्ट के माध्यम से तो हो सकता है कुछ देरी हो जाए, तो उससे पहले ही जो आपसी सहमति के साथ मिनिस्ट्री को, अगर मिनिस्ट्री पॉजिटिव हो जाती है, तो इस पे हमें जो है बड़ी सफलता मिल जाएगी, क्योंकि हमने प्रपोजल उसमें भी सबमिट कर दिया। एनुअल इंक्रीमेंट जो दिक्कत आई थी, जो 2016 बैच और 2020 बैच है उसके साथ, उसके लिए भी पीछे तो एबीपी नहीं मान रहे थे जो पीछे वाले थे, लेकिन ये जो ईडी मैडम है उन्होंने हमारे जो पक्ष को सुना है और उस पर हमें उनकी तरफ से पॉजिटिव अप्रोच जो उनका था वो मिला, और उन्होंने हमसे प्रपोजल मांगा कि कैसे हम इस एनुअल इंक्रीमेंट में गलती कहां से हुई है और उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। तो उस पर हमने कल अपना एनुअल इंक्रीमेंट का भी जो हमारा पक्ष है यूनियन का, वो हमने ऑलरेडी उनको सबमिट कर दिया है। इसके अलावा मुझे लगता है कि स्पेशल इंक्रीमेंट जो हमने डिमांड की थी पीछे कोविड के लिए, कि जो है कोविड की सर्विसेज के लिए, और उसको रिजेक्ट कर दिया गया था ये कहकर के हम सब्सिडी जो है उस पर काम कर रहे हैं। तो हमने मैनेजमेंट को फिर से तैयार कर लिया इस बात के लिए कि वो दोबारा से इस प्रपोजल को, हमारे प्रपोजल को दोबारा से मैनेजमेंट इसको आगे भेजे मिनिस्ट्री को, और अप्रोच भी करे। और इसमें हमारे डिपार्टमेंटल अधिकारी हमारे साथ हैं, उनको भी जो है वो इस पे पॉजिटिव है, सीएमडी साहब भी पॉजिटिव हैं। तो हमारी यही कोशिश है कि इस बार जो ये प्रपोजल जा रहा है वो किसी न किसी माध्यम से जो है वो ठीक हो जाए, और ईश्वर ने चाहा वो ठीक हो भी जाएगा। और ईश्वर ने चाहा तो जैसे सीडब्ल्यूसी को एक इंक्रीमेंट मिला है, वैसे ही हम लोगों को भी इंक्रीमेंट मिलेगा। तो आप लोग मैं ये मीटिंग इसलिए बहुत जल्दी में ऑर्गेनाइज की है, आप सभी चूंकि इस जगह पे काम कर रहे हैं, इस जगह से आप पूरा यूपी आपसे कनेक्टेड है, आप लोग अपने जितने भी जानने वाले लोग हैं उन तक ये बात पहुंचाइए। इसकी कॉपी आप ले लीजिए, जो ऑफिशियल मिनट्स जारी हुए हैं अपने पास रखिए। अभी व्हाट्सएप पे भी ये सर्कुलेट हो जाएगा थोड़ी देर में, आप अपने लोगों तक उसको पहुंचाइए, खुद भी पढ़िए उसमें, और खुद भी सोचिए कि हमें और क्या बेहतरी कर सकते हैं। तो इसमें अगर इन सब चीजों के साथ कोई और पॉइंट अगर आपको है जो आपको लगता है कि मीटिंग में होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। सर, मेरा ये एक रिक्वेस्ट है कि क्रश फैसिलिटी ऑल ओवर इंडिया और जगह पर भी होनी चाहिए, जिस हिसाब से ट्रांसफर्स हम लोगों के रैंडम बेसिस पे कर देते हैं, लॉन्गर स्टे और या मतलब डिफरेंट बेसिस पर बना करके रैंडमली भेज देते हैं, तो हमारे लिए बहुत दिक्कत की बात है, स्पेशली महिलाओं के लिए, कि हम क्रश फैसिलिटी अगर रहे तो हमारे लिए बहुत सहूलियत हो जाएगी। इसमें जो आपका ये है कि ऑल इंडिया इसके ऊपर जो है हमें करना चाहिए, ऑलरेडी इसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस थे, एनईसी ने जब ये मैटर को उठाया था, देखिए जब ये पहले ये पॉलिसी आई थी तो आपको याद होगा यूपी सबसे पहला राज्य था, रीजनल ऑफिस पहला जो है एक जगह थी, आपका जो है इस्टेब्लिशमेंट ऐसा था जहां पर हम लोग कामयाब हुए थे इस चीज को, कि जब गिरीश जी ने यहाँ ज्वाइन किया था तो उनके टाइम पर इसको जो है हमने इसको इनॉग्रेट भी करा लिया था, इनॉग्रेट हुआ था। लेकिन जो है इसको पूरी तरह से इस जो ये मिनिस्ट्री का इंस्ट्रक्शन था वो पूरे इंडिया में लागू नहीं हो पा रहा था, तो एनईसी ने फिर अपनी जो मीटिंग की थी उस दौरान, उसके बाद सारे जगह इंस्ट्रक्शंस जारी हुए, मिनिमम गाइडलाइन जो है मिनिस्ट्री की तरफ से वो लागू करने के लिए जारी हुआ, और वो पिछले साल आ गया था आप लोगों के सामने।
उसके बाद लगातार हम उसको अपने पॉइंट्स में डाल रहे हैं, और इस एजेंडा में भी है। तो उस मैनेजमेंट का ही कहना है, ऑलरेडी हम इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन दे चुके हैं। अब जिस जगह पर भी नहीं है, उसका स्पेसिफिक आप एग्जाम्पल लेकर के बता दें कि कहां पर संख्या के आधार पर, जो आपका 50 एम्प्लॉयज की बात है, महिला की बात नहीं है, एम्प्लॉयज की बात है, न्यूट्रल जेंडर है वो, उसमें मेल और फीमेल दोनों शामिल है। इसका एक आरटीआई भी हमने डाला था, उसका आरटीआई क्लैरिफिकेशन है मिनिस्ट्री का। तो वो जहां भी 50 एम्प्लॉयज हैं और महिलाएं भी शामिल हो, तो वहां पर जो है क्रैश की अगर सुविधा बन सकती है, तो उसके लिए आप जो है वहां से आप ये इंस्ट्रक्शन जो है आप सब जगह पास कर दीजिए। इस जब मिनट्स को आप पास करेंगे तो इसमें ये चीज है ऑलरेडी। तो जिस जगह पे ये दिक्कत है वहां की वहां के, जैसे यूपी में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो हम यहाँ पर जो आगामी हमारी मीटिंग है अभी 5 तारीख को जीएम साहब के साथ जो मीटिंग होनी है, अभी परसों मीटिंग है आप लोगों की, तो उसमें उसमें हम ये डिस्कशन कर लेंगे। बाकी जो राज्य हैं वहां पर उनके कंसर्न जो भी रीजनल जो कमिटीज हैं वो बात कर लें, और अगर उनकी रीजनल कमेटी के माध्यम से बात उठाने के बावजूद भी उनके यहाँ बन नहीं रहा है, तो फिर हम लोग उसके लिए उसके ऊपर जो है काम करेंगे। हमारा पे फिक्सेशन का, एक्स सर्विसमैन का जो चल रहा था, उसमें भी मतलब कुछ डिस्कशन हुआ ईडीपी से, क्या मतलब रिजल्ट रहा होगा, पॉजिटिव रहा या नेगेटिव रहा? पॉजिटिव ही है। आपके एक्स सर्विसमैन के मामले में पीछे जब 20 नवंबर को मीटिंग हुई थी, उसके बाद जब अभी 27 दिसंबर को मीटिंग हुई, दोनों ही मीटिंग में मैनेजमेंट की तरफ से जो है पॉजिटिव अप्रोच हुआ है, और उन्होंने हमसे जो प्रपोजल मांगा था वो प्रपोजल ऑलरेडी हम सबमिट कर चुके हैं। मैनेजमेंट को अब उसको अपना एग्जामिन करके और उसे एज इट इज जो है वो मिनिस्ट्री को दोबारा से भेज देना। जो कंफ्यूजन इसमें अराइज हुआ है इस दौरान ना, अनड्यू जो है ये हार्डशिप का मैटर, उसी को हमें दूर कराना है। और उसके साथ हमें ये उम्मीद है, क्योंकि एफसीआई मैनेजमेंट पहले भी यह सुविधा देता रहा है, और उसमें उसे दिक्कत देने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये जो टेक्निकल कैडर की एसओपी आई थी, रोटेशन जो पॉलिसी थी उसकी, तो उसके रिगार्डिंग, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टफ पड़ रही है, जो फील्ड में लोग काम कर रहे हैं उनसे जो फीडबैक मिल रहा है वो मतलब टोटली लाइक इम्पॉसिबल चीज है। तो उसके अगेंस्ट सर क्या मतलब किस तरीके से वो मैनेज हो पाएगी, या पूरी मतलब हट सकती है, या कुछ उसमें चेंजेस हो सकते हैं उसके लिए? एसओपी के लिए जो पीछे भी आप लोगों को सबको पता है कि जैसे ही एफसीआई मैनेजमेंट ने एसओपी जारी की थी, बहुत मतलब बिना किसी अध्ययन के जो है जारी हुई है, सभी पता, और लगातार हम लोग इसका विरोध कर रहे थे, और कई बार उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है 18 पॉइंट्स के साथ। पीछे भी हम लोगों ने एक रिप्रेजेंटेशन दिया था, उसका जो मैनेजमेंट ने जवाब दिया, और उसके ऊपर जो है हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो भी बना करके लोगों तक ये जो है बता भी दी थी, जो अपडेट्स थे बीच में। फिर उसके बाद जो हमारा स्टैंड था वो बिल्कुल प्रोटेस्ट वाला था कि जो है अगर मैनेजमेंट इस पर पीछे नहीं हटती है तो हमें प्रोटेस्ट पे भी जाना पड़ सकता है। तो सीएमडी साहब ने उसके ऊपर, हमारा रिप्रेजेंटेशन था, उसके ऊपर 6 नवंबर को एक आपकी जो है ईडीएस की कमेटी बना दी थी उसने, है ना, उन्होंने बना दी। और हमें ये जो है इस मीटिंग में भी 20 नवंबर की जो मीटिंग हुई उसमें भी आप लोगों ने स्लाइड देखा था, उसमें ये बात कही गई थी कि जो हमारा रिप्रेजेंटेशन था एसओपी को विड्रॉ करने का, तो उसको उसके ऊपर कमेटी गठित की जा चुकी है, और उस पर जो है बहुत जल्द इसको जो है लागू कर, मतलब जो भी कार्रवाई है उसको कर दी जाएगी। अभी जो पिछली मीटिंग हुई उसमें भी सेम यही बात हमें कही गई, और साथ में ईडीक्यूसी को जो है मैटर को तुरंत जो है रेफर करने के लिए बोला गया। बाद में हम ईडीक्यूसी सर से भी मिले थे, और उनकी तरफ से जो हमें आश्वासन था कि इसी वीक हमारी जो एसओपी कर हमें राहत जो है दे दी जाएगी, और ये हमारे कर्मचारियों के लिए जो है बहुत बड़ी राहत होगी अगर उनकी तरफ से जो हमें आश्वासन मिला है। तो हम अभी जो है उनके आश्वासन के आधार पर ही इस वीक वेट कर रहे हैं। जैसा कि आज भी मेरी जो बात हुई है उसमें यही कहा गया कि हम लोग प्रयासरत हैं, और जल्द ही इसके ऊपर हम जो है अपना जो भी हमारा स्टैंड है वो क्लियर कर देंगे। तो हमें तो उम्मीद है मैनेजमेंट से कि हमने जो अपने फैक्ट्स रखे हैं उनके साथ ये एसओपी जो है वो विड्रॉ कर ली जाएगी, और बाकी आगे का जो भी होगा हमारा वो उनके एक्शन के ऊपर ही होगा। अभी बहुत समय सर ये जो कंपनसेट ग्राउंड की जो है बैकलॉग्स पड़े हुए हैं, और अभी इसमें सर कुछ क्लैरिटी सर आ नहीं रही है। काफ़ी फोन्स और काफ़ी जो है चीज़ें आती हैं पूछने की। थोड़ा सर इसमें सर आप कुछ प्रकाश डालते कि इसमें सर क्या इसमें आगे होने वाला है, और इसमें हम लोग क्या स्टेप ले रहे हैं? कंपैशनेट जो अपॉइंटमेंट का जो हम लोगों ने डिमांड की थी कि ओन पॉलिसी हमारी होनी चाहिए, और उसके ऊपर काफी लंबे समय से मैनेजमेंट की तरफ से कमेटी बना करके कमेटी रिपोर्ट भी हमें सबमिट की गई थी, पहला जो आप लोगों को याद होगा। और उसके बाद जो है हम लोगों ने उसके ऊपर अपने कुछ ऑब्जेक्शन जो हमारे थे वो दे दिए थे, और उन ऑब्जेक्शन के बाद फिर दोबारा से उसको जो उसमें चेंजेस थे, क्योंकि वो 3 पॉलिसी हमें दे रहे हैं, आप लोगों को तीनों पॉलिसी के बारे में पता होगा कि एक तो आपको जो है रिक्रूटमेंट जैसा हो रहा है वैसा जो है नॉर्मली उसमें कुछ चेंजेस,
बहुत पॉजिटिव चेंज है वो, लेकिन कुछ चेंजेस हैं। और वैसे ही जैसे नौकरी मिलती है वैसा ही एक पॉलिसी आ जाएगी उसके, या उसको अगर नहीं लेते हैं दूसरी, अगर किसी उस पर जाते हैं, दूसरी क्या है, दूसरी है कि लमसम अमाउंट दे देना, रिटायरमेंट के जो है मतलब जो है कितना बचा हुआ उस हिसाब से लमसम अमाउंट एक बना करके वो लमसम अमाउंट दे देना। तीसरा था कि जितनी बची हुई सर्विस है उसके जितनी भी सैलरी उसको मिल रही थी सर्विस के आधार पर उसको पर मंथ पैसे देना। तो ये 3 अलग अलग पॉलिसीज हैं जो हमें प्रोवाइड की जाएंगी, और पिछले कई महीनों से ये मैटर फंसा हुआ था क्योंकि इसमें फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस के मामले में, क्योंकि सीएमडी साहब ने उसको फाइनेंशियल इंप्लीकेशन देखने के लिए मैटर को जब आगे जो है बढ़ाया था, तो उसमें मैटर वो फंस गया था। और इस दौरान चूंकि बहुत सारे रिक्रूटमेंट हो गए हैं कंपैशनेट के, तो वो इम्प्लीकेशन भी लगभग लगभग थोड़ा सा डाउन हो गया है। तो अभी क्या है कि उनकी तरफ से इसमें भी इन्होंने मेंशन कर दिया इस बात को कि लगभग फाइनल हो चुका है, वो कुछ दिन में ही हमको जो अपनी पॉलिसी है तीनों उस पर कमेंट्स के लिए रिकॉग्नाइज यूनियन को वो दे देंगे। हमारी तरफ से किसी एक पॉलिसी को चूज करना है, किसी एक पॉलिसी को हमें चूज करना है, वो हम उसके साथ जाएंगे। तो जब वो पॉलिसी हमारे पास आ जाएगी तो वो पॉलिसी हम आपके सामने, आप लोगों सबके सामने इस बात को रखेंगे कि हमें किस चीज के साथ जाना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत अगर मेरा व्यक्तिगत अपना मानना है कि अगर मैं अपनी व्यक्तिगत अगर राय रखूं तो हमें रिक्रूटमेंट के साथ ही रहना चाहिए जो हमारा अपॉइंटमेंट, क्योंकि जो लोग आज डेट में आए हैं, देखो पैसा जो होता है, ये वैल्यू जो होती है पैसे की, वो हमेशा समय के साथ बदलती रहती है। ठीक है, आज के टाइम पर 1 किलो सोना आप ले लो, तो सोना अगर है तो वो जब आगे जाएगा तो वो सोना ही रहेगा, उसका रेट उस हिसाब से बढ़ चुका होगा। लेकिन अगर 1 किलो सोने का दाम अगर आज के टाइम पर कोई भी अमाउंट है, जैसे एक्स है, और आपने एक्स ले लिया सोने की जगह पर, एक्स अमाउंट ले लिया, 10 साल के बाद वो अमाउंट जो होगा वो एक्स ही रहेगा जो आज का है, उस वक्त का वाई नहीं होगा वो। तो अगर हम देखें तो नौकरी जो है वो ज्यादा बेहतर है, थोड़ा देर हो जाती है रोस्टर के हिसाब से मिलने में, लेकिन अब इसमें बेहतरी ये है, इस जो नई पॉलिसी आएगी इसमें बेहतर ये है, जो अभी तक हमारे जो संज्ञान में है कि मैनेजमेंट ने वो सुधार किया है, कि पहले क्या होता था कि रिक्रूटमेंट जो 5% का जो एक सीलिंग लगी हुई है, वो 5% सीलिंग थी रिक्रूटमेंट के साथ, कि अगर मान लो वैकेंसी हमारी 1000 है, लेकिन रिक्रूटमेंट अगर 100 का आ रहा है, तो 100 के अगेंस्ट में 5 लोगों को नौकरी मिलेगी, 1000 के अगेंस्ट में कुछ नहीं मिल रहा था। लेकिन अब क्या होगा, उसमें बदलाव होगा, हर साल जो वैकेंसी होगी उस वैकेंसी के आधार पर 5% का जो है वो जारी होगा, रिक्रूटमेंट का वहां पर जो है जो रिस्ट्रिक्शन था वो खत्म हो जाएगा, तो इससे जो है जल्दी नौकरियां मिलेंगी लोगों को। तो ये भी बात आपको बता दूं, जो आप बता रहे हो बैकलॉग की बात आप कह रहे हैं, बैकलॉग ऑलरेडी जो है लगभग जो है सब निकाला जा चुका है, कुछ बचे हैं। पॉलिसी जो हमारे पास तो पुरानी है ही, सेंट्रल गवर्नमेंट डीओपीटी वाली, वो तो चल ही रही है ना, उस आधार पर लोगों को नौकरियां जारी कर रही है मैनेजमेंट, लेकिन इस पॉलिसी को के आने के बाद थोड़ी तेजी हो जाएगी चीजों में। हेलो सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि टीए3 के जो टेक्निकल कैडर में जो भी स्टैग्नेशन चल रहा है उसका करंट स्टेटस क्या है, मतलब आने वाले टाइम में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैडम इसमें एक्चुअल में क्या है कि इस वक्त जो लगातार हम इस पे अपडेट देते आ रहे हैं, ये मैटर हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा जो है संवेदनशील तो है ही, और हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है। एक्चुअल में जो हमारे साथ काम कर रहे हैं लोग, हमें यूनियन की सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी वो यही है कि लोगों को उनके अधिकार मिलते रहें। अब चूंकि जो ये वाला जो अधिकार है कि मेरे साथ का बंदा वो प्रमोट हो गया, मैं प्रमोट आज नहीं हो पाई हूँ, तो इसके ऊपर चूंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है हमारे ऊपर कि हम लोग जो है एक ऐसे जगह काम कर रहे हैं जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो सरकारी किसी जो है नियम का पालन कर रही होगी। ठीक है, यानी हमारे पास कोई एक नियम होगा जिस नियम के अंतर्गत हमारे प्रमोशंस होंगे। मैं बार बार ये कहता हूं कि प्रमोशन जो है में कंसीडर होना ये हमारा अधिकार है कि कंसीडर किया जाए हमें प्रमोशन के लिए, लेकिन जो प्रमोशन का होना जो है वो सब्जेक्ट टू जो है वैकेंसी, सब्जेक्ट टू फिटनेस मतलब उसमें एपीआर में, आपके विजिलेंस में, इन सब पे डिपेंड करता है इन सब चीजों को। अच्छा, अब दूसरी चीज होती है जो विद इन कैटेगरी 3 हमारा जो प्रमोशन है, जैसे AG2 है, AG1 है, इस पे प्रमोशन जो होने हैं, हमारी जो टोटल जो हमें सैंक्शन स्ट्रेंथ मिली है कैटेगरी 3 को, वो मिली है एज ए होल। अगर 100 आदमी हमारे पास आए हैं तो वो 100 आदमी में AG1 कुछ बनाए गए, कुछ AG2, कुछ AG3, वो किस आधार पर बनाया गया, वो मानक बनाया गया काम के आधार पर, कि पहले हम कितना काम जो है डील कर रहे हैं, उस काम के ऊपर हमें कितने AG1 चाहिए, फिर उस काम को असिस्ट करने के लिए कितने AG2 चाहिए, और उसके लिए कितने AG3 चाहिए। मतलब जो AG3 बना, क्योंकि ये हमेशा से देखा गया ना कि एक आदमी का लगाएगा उसके असिस्टेंट के तौर पे दो या तीन आदमी जो है लगाए गए, मतलब उस तरह से बनाया गया इसको
जब डिजाइन किया गया तो 2:3:5 जो रेशियो हमारा AG1 AG2 AG3 का है वो 2:3:5 का है, यानी अगर 2 AG1 कहीं पर हैं तो वहां 3 AG2 होंगे और 5 AG3 होंगे। इसी हिसाब से हमारी जो नीचे का 5 है तो इसी हिसाब से ज्यादा जो है रिक्रूटमेंट होता है, फिर AG3 पे रिक्रूटमेंट होता है, ऊपर से उस हिसाब से आगे जाता है, पिरामिड बनता है। अब इसमें जो डिमांड थी, क्योंकि पीछे जो है जब ये डिमांड उठी थी और सबसे पहले मैं ये बताऊं कि जब NEC की जो बागडोर हम लोगों के हाथ में आई है जनवरी में, सबसे पहला लेटर जो निकला है इस ऑफिस से, जो सबसे पहला लेटर निकला वो इसी मुद्दे के ऊपर निकला कि जो डिमांड है कि 3:4:3 करने का, कि यही रेशियो 3:4:3 कर दें ताकि सब प्रमोट हो जाए। लेकिन वो 3:4:3 जो है वो टेम्परेरी डिमांड है कि टेम्परेरी तौर पे कर दिया जाए। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि टेम्परेरी क्यों नहीं हो सकता है, वो भी मैंने आपको पीछे बता दिया है, वीडियो आप जाकर देखेंगे तो उसमें मैंने क्लियर किया है क्यों 3:4:3 जो है वो आज की डेट में पॉजिटिव जो है नहीं जो है हो पा रहा है टेम्परेरी। या तो हम परमानेंट की तरफ जाएं, इसको परमानेंटली करा पाए, या फिर हम टेम्परेरी की अगर हम बात करेंगे तो टेम्परेरी इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि जब 2010-11 में हुआ था टेम्परेरी 3:3:4 हुआ था, उस टाइम पर स्टैग्नेशन था, स्टैग्नेशन डिपो कैडर में था। जब हम कोई भी बदलाव करेंगे विद इन कैटेगरी 3 का रेशियो, जो इसको रेशियो रिवीजन कहते हैं, इसको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हो आप, उसमें बदलाव करने का मतलब ये नहीं होगा सिर्फ टेक्निकल में कर दिया बाकी कैडर्स को आपने छोड़ दिया। जब बदलाव होगा तो सारे कैडर्स में होगा, वो अकाउंट्स में भी होगा, वो डिपो में भी होगा, सेम जो एक साथ होगा वही दूसरे के साथ भी, मतलब एक समानता बनानी पड़ेगी, वो एक नियम है। आप जब पीछे जाकर देखते हैं कि एक बार 3:3:4 किया था और यही बीकेएन के संघ ने करवाया था उस टाइम पे, उस टाइम वो 2014 तक सबके रिटायरमेंट थे, बड़े पैमाने पर रिटायरमेंट थे। तो इसलिए 2 साल का ये एक कैलकुलेशन की गई थी कि 2 साल में लोग रिटायरमेंट हो जाएगा, तो इसलिए 2 साल के लिए हम अगर टेम्परेरी को लाएंगे तो ये रिटायरमेंट हो जाएगा, तो ये वैकेंसी जो हो बनेगी वो वापस अपने शेप में आ जाएगा, हम वहां से इसको बंद कर देंगे। उसके बाद से आज की डेट में जो स्टैग्नेशन है वो स्टैग्नेशन है आपके साथ जो हुआ है। आज की डेट में हम आपसे पूछें कि आपका रिटायरमेंट कब है तो आप कहोगे मेरा रिटायरमेंट 2050 में है, 2051 में है, 52 में है, ऐसे बताओगे। 2000 कोई 48 होगा, कोई 46 होगा, मतलब रिटायरमेंट एज जो है वो बहुत लंबी है और हमें नहीं पता है कि ये कब तक जाएगा, ये टेम्परेरी फिर कहां रह गया, ये तो परमानेंट की तरफ जाओगे ना। इतना लंबा समय जो आज के टाइम से देखें, हम 2024 में हैं, अगर आज से आप करो और अगला प्रमोशन का कुछ नहीं पता है, यानी अगला प्रमोशन अगर आप AG2 के तौर पर आप हो जाते हो और AG2 के तौर पर आप 2050 तक रहते हो, तो फिर वो वापस व्यवस्था कैसे लाओगे 2:3:5 की। तो इसलिए ये एक बड़ी समस्या हम लोगों के सामने है कि हमारे पास रिटायरमेंट एज वाली जो है जो प्रॉब्लम आ रही थी। अब इसका फिर इलाज क्या था? इसका इलाज ये था कि जो डिमांड है 3:3:4 की, अगर हम उसकी तरफ जाते हैं तो कैसे हम इसको बदलाव करेंगे। जो आज का जो हम लोगों ने पहला लेटर लिखा, आप लेटर पढ़िएगा, हम लोगों ने शायद मार्च में इसको निकाला था या फरवरी में निकाला, जनवरी या फरवरी की फरवरी स्टार्ट था शायद। तो उसमें जो है अब लोगों ने बात कही थी कि जो आज के टाइम पर जो काम है, अब पहले की तरह काम नहीं रह गया। अब हम लोग आज के टाइम पर फाइलों में जो है, पहले क्या होता, टैगिंग करने के लिए भी एक आदमी होता था। आज के टाइम पर फाइल पे टैगिंग किसी AG3 से थोड़ी ना करा रहे हो, आप तो पूरा काम ले रहे हो। तो काम का जो वो है अब बदला है, ठीक है, आप काम के तरीके बदल गए हैं, आप काम बहुत फास्ट हो गया है, पहले की तरह नहीं है, चीजों में बदलाव हुआ, इसलिए इसको बदलना चाहिए। ये जो हमारे पास 2:3:5 है इसको बदलना चाहिए। अच्छा, हमें ये बदलते वक्त ये भी ध्यान रखना है कि ये बदलते वक्त हमारे नीचे से जहां से रिक्रूटमेंट होना है वो भी बंद ना होने पाए, वरना आप ऊपर बढ़ा लोगे, नीचे का छोटा कर नहीं सकते हो, नीचे तो आपको बड़ा ही रखना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट भी होता रहे और असिस्टेंस भी जो है बना रहे कैटेगरी जो AG1 और AG2 का। तो उसके साथ जो अब बदलाव होगा वो स्ट्रक्चर में बदलाव होगा, पूरा वो परमानेंट हो सकता है। तो परमानेंट कब हो सकता है? जब FCI इस दिशा में जा रहा हो कि वो स्ट्रक्चर में बदलाव करने की उसमें हो। वो स्ट्रक्चर में बदलाव कब होगा? CGG ने जो अपना जो रिकमेंडेशन दिया है इस डिपार्टमेंट को अपने मैन पावर को चेंज करने का, तो उसने एक रिकमेंडेशन ये भी दी है, उसमें थोड़े से जो है उस बदलाव की बात कही है, वो एक रास्ता खोलता है। वो जो थोड़े से जो है उसने रास्ते खोले हैं, वहां पर हमारे साथ जब वो CGG रिपोर्ट फाइनल हो जाएगी तो वो यूनियन के साथ आएंगे, मैनेजमेंट बात करेगी उसके ऊपर फाइनल क्या हमको लेके आना है, वहां हमारे इसको प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है या इसको बदलाव करना है, तब हम इसको जो है डिसाइड कर पाएंगे कि हम परमानेंटली इसको कैसे चेंज करेंगे। अब इसी बीच में दूसरी एक चीज आती है कि फिर हम कैसे उस बीच जो एक इतना लंबा टाइम जाएगा, फिर हम कैसे लोगों को अपग्रेड करेंगे। भाई आप आज आपके टाइम पे देखो 6 साल का आपको इंक्रीमेंट मिल रहा है, लेकिन ये जाहिर सी बात है कि अगर कोई सिर्फ फाइनेंशियल हमें जो पैसे मिल जाते हैं, लेकिन अगर कोई AG2 है
तो वो थोड़ी सी दिक्कत होती है कि हम AG3 हैं और वो हमारे साथ का AG2, या फिर हमारे जूनियर बैच का दूसरे कैडर में जो था वो AG2 या AG1 बन के बैठ गया है। तो एक एक जो है ये मानव प्रवृत्ति है कि थोड़ी सी काम में जो है ना वो आती है, एक मनोदशा जो है चेंज होने लगती है। उसके लिए भी हम लोगों ने प्रयास किए हैं, और इस मीटिंग में मैडम को हम लोगों ने समझाया है इसको। तो इसमें जो अपग्रेडेशन की बात है कि उनके उनके स्टेटस में अपग्रेड किया जाए, उनके काम में उनको उनको जो है एक स्टेटस दिया जाए कि वो अपने आप को ये कह सकें कि वो सीनियर हैं, उनको माना जाए सीनियर। तो उसकी दिशा में कुछ काम किया जाए, तो उस पर मैनेजमेंट की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, स्पेशली कैटेगरी जो टीएस के रूप में। और इस मैटर को उन्होंने क्यूसी के जो ईडी हैं उनको रेफर करने के लिए भी बोल दिया है। तो हमारा ये प्रयास है कि जो अपग्रेडेशन का मैटर है उसकी तरफ हम लोग जो है जाकर के कोई एक समाधान लेकर के आए। उसके बीच में कुछ और डिमांड आई थी कि फील्ड से, कि इनको फील्ड पे इनको यूटिलाइजेशन हो। तो मैनेजमेंट का ये कहना है कि यूटिलाइजेशन जो वर्तमान परिस्थिति हमारी, जो वर्तमान स्थिति है, अगर कोई समाधान अभी नहीं है, उस स्थिति के बीच में जो ये टीएस से काम कराने का है फील्ड में, कि उनसे लॉट को एक्सेप्टेंस कराना है या कोई और दूसरे काम कराने हैं एज ए AG2, तो वो डिमांड के ऊपर ऑलरेडी पहले से होता रहा है। रीजन्स डिमांड करते हैं और हेडक्वार्टर्स को जो है अप्रूवल देता रहा है। तो मैनेजमेंट का ये कहना है कि हमारे पास अगर डिमांड आएगी तो हम उसको जो है पॉजिटिवली उसको अलाउ कर देंगे। तो ये अब रीजनल लेवल पर ये हमारा जो है प्रयास होना चाहिए, रीजनल कमेटीज का होना चाहिए कि वो अपने यहाँ से इस प्रपोजल को भिजवाएं, ताकि जो है इस तरह के जो उनको जो है काम में अगर उनका यूटिलाइजेशन कर सकें। और उनका यूटिलाइजेशन इसलिए भी जरूरी है कि ये काम का जो एक भार है AG1 और AG2 के ऊपर, वो भी कहीं कम होगा अगर देखा जाए तो, है ना? और काम में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। जब आपके पास वर्किंग हैंड ज्यादा होंगे तो पारदर्शिता ज्यादा होती है, और जो काम की जो गुणवत्ता है उसमें भी सुधार होता है। जब एक ही आदमी सारे काम निपटा रहा हो तो कमियां होना जो एक स्वाभाविक चीज होती है, मानव त्रुटि जिसको कहते हैं। जब वही आदमी 4 आदमी लगते हैं तो मानव त्रुटि की संभावना कम होने लगती है। तो इसलिए हमारा ये प्रयास है, इसमें जितना सुधार हो सकता है हम लोग प्रयास लगातार जारी रखेंगे।